Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला पार्ट आपको कर दिया अपलोड. अब बारी आ रही है आज पार्ट 2 को कंप्लीट कराने की. हमने पिछले वीडियो में मेजरमेंट तक का आपको टॉपिक पढ़ा दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो. आज हम बात करेंगे अगले मेथड के ऊपर और सबसे पहले हम जिस मेथड का जिक्र करने जा रहे हैं जिस पर केस स्टडी आना जरूरी है, आएगी ही आएगी, न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन केस स्टडी इसके ऊपर जरूर से जरूर आएगी. और चलिए शुरू करते हैं उस मेथड के ऊपर जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. लेकिन बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी नोट्स मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं, अगर आप उन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं विच इज फ्री फॉर एवरीबॉडी, आपको मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आना है और वहां के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लेना है. एंड मीनवाइल अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है तो हमारा स्पार्टन्स बैच 2 शुरू होने जा रहा है जुलाई 1 से. आप जाकर एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कुछ बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको डिलीवर किया जाएगा आपके घर में, जिसमें आपको अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं. तो कमाल की चीज है. एंड अगर आपको बोर्ड के साथ साथ आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है तो फतेह इज द सुप्रीम कोर्स फॉर यू, जिसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं उस मेथड की तरफ जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. बहुत सारे बच्चे एकदम ध्यान लगाकर देखना, ये बात मजा आ जाएगा. पेपर में बाहें फैलाकर ये क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है जैसे राज सिमरन का कर रहा था वैसे ही. आओ जरा देखते हैं भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के 2 केसेस हैं. दोनों केसेस को हम आपको क्वेश्चंस के साथ तो बताएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में. एक्सपेंडिचर मेथड में पहला केस देखो, मैं आपके लिए लिखकर लाया हूं. पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस बच्चा पार्टी बोल रहा है कि व्हेनेवर देयर इज फॉल इन प्राइस, जब भी प्राइस जो है ना वो फॉल होगा और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब कोई भी चेंजेस ना आए, तब इलास्टिसिटी होती है इक्वल्स टू 1. अब तुम मुझसे पूछोगे सर ये एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर. बात समझ में आ रही है? और अगर प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो जाए तब उसको बोलते हैं कि योर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. और प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. और इसका रेसिप्रोकल होता है केस नंबर 2 में व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस. कांस्टेंट की तो कंडीशन सेम है लेकिन यह चीज रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो ईडी विल बी लेस देन 1, मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी. और टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाए तो ईडी विल बी लेस देन 1. आओ जरा इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं. पहला एग्जांपल देखो, पहले केस नंबर 1 का हम जिक्र करने जा रहे हैं. व्हेन प्राइस विल फॉल, जब प्राइस फॉल हो रहा है, पहला कंडीशन देखते हैं. पहले प्राइस 10 था, फिर प्राइस 5 हो गया, प्राइस फॉल हो रहा है. ले देख फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी कंज्यूम की 50, तो खर्चा कितना किया? 5000. ये खर्चा कैसे निकला? 10 इंटू 50. अभी प्राइस फॉल होके हो गया 5. अब मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूं? 100. बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड की वजह से बढ़ भी रही है डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां पर लग भी रहा है. लेकिन खर्चा अभी भी कितना हो रहा है? उतना ही जितना पहले हो रहा था. इसका मतलब प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ईडी विल बी मोर देन 1. मैंने यही आपको बताया है यहां पर, इसी बात को न्यूमेरिकल के थ्रू भी बता दिया. अगला केस देखो यहां पर, सेकंड वाला केस. प्राइस फॉल हो रहा है, पहले हम 50 क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, खर्चा करते थे 500. अभी 5 रुपए की प्राइस हुई, मैं 200 क्वांटिटी कंज्यूम करने लगा, तो अभी खर्चा कितने होने लगा? 1000. प्राइस फॉल हो रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ईडी विल बी मोर देन 1. ईडी बोलो, ईपी बोलो, विल बी मोर देन 1. देखो भैया, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ईपी विल बी मोर देन 1. यही मैंने आपको यहां बताया और न्यूमेरिकल के थ्रू भी बताया. तीसरा केस देखो भैया, फैंटास्टिक केस यहां पर है. प्राइस 10 था, फिर 5 हुआ, बिल्कुल ठीक है. पहले 50 कंज्यूम करते थे तो खर्चा होता था 500, अभी 80 कंज्यूम करते खर्चा होता है 400.
मतलब प्राइस फॉल हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होने लगेगा, तो ईपी विल बी लेस देन 1, जो कि यहां पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब इसका दूसरा केस देखते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में सॉल्व नहीं है। दूसरा केस क्या है, जब प्राइस बढ़ेगा तब क्या होगा। प्राइस बढ़ रहा है, पहले प्राइस 5 था, अभी प्राइस 10 हो गया। समझते हैं, पहले क्वांटिटी हम 100 कंज्यूम करते थे, खर्चा करते थे 500। प्राइस बढ़ गया, हम कम कंज्यूम करने लगे, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, लेकिन खर्चा अभी भी मेरा बराबर ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। ये मैंने अभी आपको एक टेबल बनाकर समझाया है, वो टेबल आपके आंखों के रास्ते दिल में उतरनी चाहिए मेरी जान, ठीक है ना यार। आगे बढ़े, सेकंड केस देखें, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा तो ईडी विल बी लेस देन 1। और क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, ईडी विल बी मोर देन 1। यही मैंने आपको इस शेड्यूल के माध्यम से बताया है, इसको अपने दिमाग में बैठा कर रखना। पेपर में केस स्टडी के रूप में इस साल भी पूछा गया था 2025 में, और नेक्स्ट ईयर भी ये 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो बेटा पार्टी, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है मेरी जान, क्या, अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट मेथड, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक मेथड का एक फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मेथड का पहले हम केस नंबर 1 करते हैं, और उसके पहले फॉर्मूला लिख लो यार, चलो एक सेकेंड, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मेथड का, वो होता है बच्चा पार्टी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्लियर है। इसमें केस नंबर 1 हम कर रहे हैं ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। अगर कोई डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तब उस पर इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाएगी। चलो भैया, मैं एक डिमांड कर्व बना रहा हूं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। ये देखो एक डिमांड कर्व मैंने बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी। ठीक है बेटा जी। इसका एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया सी। सी बी का एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया डी। और ए सी का एक मिडिल पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया ई। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड कहता है हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी आप निकालो। अगर मैं इस सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ईपी एट पॉइंट सी। तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसका लोअर सेगमेंट हो गया बेटा सी बी, और इसका अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा ए सी। अब तुम ही बताओ, अगर एक लाइन है, उसका एक मिडिल पॉइंट है, तो दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे। अगर दोनों पार्ट बराबर बराबर होंगे तो हम इसको इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, ईडी या ईपी इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी कितनी हो गई, 1। आओ चेक करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी पर। हम चेक कर रहे हैं ईपी एट पॉइंट बी। इसका लोअर सेगमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 0। इसका अपर सेगमेंट क्या है, ए बी। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। इसके आगे बढ़े, कहां सॉल्व करें भाई, इधर सॉल्व कर देते हैं। हम सॉल्व करते हैं ईडी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर इसका लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा, ए बी। इसका अपर सेगमेंट तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है। अब वैसे तो कॉमन सेंस लग गया, 1 से ऊपर क्या होगा, ईडी विल बी मोर देन 1, और 1 से नीचे क्या होगा, ईडी विल बी लेस देन 1। अब मैं तुमको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, यहां पर और यहां पर तुमको खुद डिराइव करना है, ठीक है ना। कर लोगे इतनी सी जरा सी बात। चले आगे बढ़े। अब इसमें अगला केस आते हैं। अभी तो लीनियर डिमांड कर्व पे बता दिया, अभी इसका केस नंबर 2 देखो, ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, अगर जब भी डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तब क्या होगा, आओ जरा देखा जाए। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व,
एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। मान लो ये एक डिमांड कर्व है और इस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। फिर क्या हो जाएगा, अब निकाल लिया, अब क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट बोले तो ये, अपर सेगमेंट बोले तो ये, यहां पर हो सकता है 1। तो अभी हमने क्या किया, हमने मोटी मोटी तौर पे ये बात की कि अगर आपको लीनियर डिमांड कर्व पर पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और नॉन लीनियर पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली वहां से एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यार, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आओ जरा देखो, आपके सामने पेश कर रहे हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अ कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 4। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 20 है, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 20 है। ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस इज 3। जब प्राइस 3 हो गया तो वो 30 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, हमको पता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू फॉर्मूला होता है। डेल्टा क्यू कितना हो गया 10, डेल्टा पी कितना हो गया 1, इनिशियल पी कितना हो गया 4, इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई 20। आंसर क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 2, मतलब ईडी विल बी मोर देन 1। सबको समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल आराम से निपटाया जा सकते हैं ना। चले आगे बढ़े जाए, चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां से क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में रखा ही हुआ है पेपर में। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो हमारी डिमांड अफेक्ट होगी या हमारी डिमांड अफेक्ट नहीं होगी। अफेक्ट होने का मतलब या तो हमारी डिमांड इलास्टिक होगी या नहीं होगी। आओ जरा एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। ये नोट्स आपके लिए रामबाण होने वाले हैं, प्लीज डाउनलोड कर लेना, फ्री में है सबके लिए भाई। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल से उठा लो। अब जरा पहला पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का पहली बात तो देखो मतलब क्या होता है। किसी भी गुड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे आप रोटोमैक का पेन यूज करते हो, मार्केट में सेलो का पेन इस्तेमाल है, पेन मिल जाता है। अगर जिस भी गुड्स के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, मोर एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मोर एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उस केस में डिमांड कैसी होगी मेरे भाई, उस केस में डिमांड हमारी इलास्टिक होने वाली है। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। मैंने बोला रोटोमैक का पेन हमको अच्छा लग रहा है, सेलो का यूज कर लो, सेलो का अच्छा नहीं लग रहा है किसी और का यूज कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर किसी भी गुड्स के फ्यू और पुअर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, उस केस में डिमांड होती है इन इलास्टिक, मतलब डिमांड को फ्लक्चुएट नहीं कराया जा सकता है। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चलो बच्चा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह की कमोडिटी है। आओ पहला देखते हैं, नेसेसरी कमोडिटी, मतलब जिंदा रहने के लिए कमोडिटी जरूरी है, जैसे सॉल्ट हो गई, मेडिसिन हो गई, शुगर हो गई। तो उस तरह की कमोडिटी को कभी भी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करेगा, डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगा। कभी तुम्हारे पिताजी ये कहेंगे क्या कि नहीं नहीं बेटा अभी तो पैरासीटामोल महंगी है, अभी तो हम नहीं खिला पाएंगे, तब खिलाएंगे, जब सस्ती हो जाएगी तब तक तुम भगवान को प्यारे हो चुके होगे। ऐसा नहीं होता है ना बाबू, ठीक है ना। तो जो जरूरी सामान है उसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करती, और जो लग्जरी और कंफर्ट का सामान है उसमें डिमांड भर भर के फ्लक्चुएट जाएगी। अगर तुम पापा से बोलो पैरासीटामोल खरीदना है, पेन खरीदना है, पापा बोलेंगे ये ले पैसा बेटा जाके ले आ। लेकिन तुम पापा से बोलो पापा वो आईफोन खरीदना है, पापा ने बोला मेरे जूते का नंबर 9 है, और तुम्हारे जब मुंह पर पड़ेगा तो 6 बनेगा, बताओ तुमको ये टैटू चाहिए। तो चुपचाप अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, मतलब आप इनकम का कितना हिस्सा किसी भी कमोडिटी पर खर्च कर रहे हो। मान लेते हैं तुम कमाते हो 1 लाख रुपए और तुम्हें चाहिए मस्त, मेरा लोकल है लेकिन तुम्हें चाहिए मस्त गुच्ची अरमानी का बैग, गुच्ची अरमानी का बैग जो कि महंगा आएगा। अगर महंगा लोगे सामान, मतलब अपनी इनकम का बहुत ज्यादा प्रपोर्शन खर्च करोगे,
तब तुम्हारी डिमांड इलास्टिक होगी। अगर लार्ज प्रोपोर्शन होगा, डिमांड इलास्टिक होगी। अगर तुम्हें पेंसिल खरीदनी है, तुम सोचोगे क्या 2 रुपए की पेंसिल आती है, 1 लाख रुपए कमाते हो, सोचोगे क्या? नहीं। अगर तुम कम सामान, कम पैसा खर्च कर रहे हो, स्मॉलर प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो किसी भी कंजम्पशन पर, तब उस केस में आपकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। क्या ये आंखों के रास्ते दिल में तुम्हारी बात उतर रही है? दिल में उतर रही कि नहीं बात? ये क्या है यार, ये बीटीएस वालों ने क्या सिखा दिया है? आगे बढ़ते। द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, जिस कमोडिटी के जितने ज्यादा यूज, उतनी इलास्टिक उसकी डिमांड। से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन सबसे मेन यूज क्या है? लाइट जलाने का। लोग खाना भी बना रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रोडक्ट का सिंगल यूज है, सिंगल मतलब लोनली नहीं है तुम्हारी तरह, सर मैं तो कमिटेड हूं सर, अरे वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, एक यूज है, सिंगल यूज है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। जैसे कि क्या? जैसे कि पैरासिटामोल कब काम आती है? फीवर आने पर। सिंगल यूज, उसकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती। तो अगर सिंगल यूज है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। चलो बेटा अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक है टाइम फैक्टर। कितने दिन में तुम्हें कोई भी सामान को कंज्यूम करना है। अगर कोई भी सामान तुरंत कंज्यूम करना है शॉर्ट पीरियड में, कल बोर्ड का इम्तिहान है और आज स्टेशनरी खरीदनी है, तो खरीदोगे ना, उस केस में डिमांड तुम्हारी इनइलास्टिक होगी। लेकिन तुमको आराम से, ऐसे अभी तुम 12th में बैठे हो, तुमने सोचा है कि मैं अपने फेयरवेल में मस्त ब्लैक सूट पहनूंगा, टक्सीडो खरीदूंगा, तो क्या अभी जाके खरीदने वाले हो? नहीं भैया, अभी जाके खरीदने वाले नहीं हो, इसलिए उसकी डिमांड अभी इलास्टिक है। जितने लंबे समय में कंज्यूम करना होगा, डिमांड इलास्टिक होगी। जितना तुरंत तुरंत कंज्यूम करना होगा, डिमांड इनइलास्टिक होने वाली है। अगली बात पे आते, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। मतलब क्या गुड का कंजम्पशन पोस्टपोन किया जा सकता है? अगर गुड के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तब डिमांड है इलास्टिक। लेकिन अगर गुड्स के कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, उसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। तुम भाई साहब लेटे हो हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर ने बोला है 4 यूनिट ब्लड लगेगा, पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत महंगा आ रहा है साहब, जब सस्ता होगा तब चढ़ा देना। तो कहां चढ़ाएंगे तुमको? बताओ तब, बताओ कहां चढ़ाएंगे तुम्हें? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा हमारी प्राइस रेंज क्या है। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं जो कि बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, उसके दोनों के यूजर्स अलग होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होंगे। वही साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे वाले लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो सोचते नहीं कितने का सामान है, ले लो ना, क्रेडिट कार्ड से दे देता हूं मैं, वही वाली बात है। या बहुत सस्ता है, 2 रुपए की पेंसिल, तो उसकी डिमांड भी इनइलास्टिक होगी। लेकिन जो मॉडरेट प्राइस, मिडिल क्लास, हमेशा रोता रहता है गरीब, हमारे तुम्हारे जैसे लोग, उनकी डिमांड क्या होगी? हमेशा इलास्टिक होगी। मजा आया? अगला, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। वो कौन सी बीमारी? वो लड़कों वाली बीमारी, ठीक है ना। अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है, किसी वजह से सिगरेट स्मोकर्स, भैया उनको स्मोकिंग करनी है, तो उनके लिए डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती है साहब, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। लेकिन अगर आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए कोई हैबिचुअल है ही नहीं, आप हमारी तरह हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए डिमांड इलास्टिक होगी। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे आते हैं। अगर आप रिच है, अल्ट्रा रिच, बहुत पैसा, तो आपकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक है, आप सोचोगे भी नहीं सामान खरीदने के समय। लेकिन अगर तुम हमारी तरह मिडिल क्लास हो, तो डिमांड हमेशा तुम्हारी इलास्टिक होगी। क्या सबको समझ में आ रही है बात? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गए टॉपिक की नहीं? चले बढ़े आगे। अब चैप्टर हमारे समझ लो आखिरी सांसें ले रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? इनकम के चेंज होने से डिमांड पर कोई चेंज आएगा तो उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। बोले तो डिमांड का इसका डायग्राम क्या, फॉर्मूला क्या हो सकता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अरे हाँ, आपने तो पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उसको वो वाली इलास्टिसिटी बोलेंगे। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इनकम की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उनको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम इनटू वाई अपॉन क्यू। समझ में आ रही है बात? एकदम प्राइस इलास्टिसिटी जैसा ही तो टॉपिक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। अब यहां पर आपको केस स्टडी एकदम राज की तरह, शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाकर इंतजार कर रही है बोर्ड में। अब टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी पे आओ। पहला है पॉजिटिव
पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़े, डिमांड बढ़ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और ऐसा देखा जाता है नॉर्मल गुड्स के केस में। अब तीन केस हैं, तीन केस में से कोई भी एक केस आएगा। पहला केस देखो, पहला होता है इनकम इलास्टिक, जिसको बोलते हैं ईवाई इज मोर देन 1। उस केस में क्या होता है? डिमांड ज्यादा चेंज हो रही होती है और इनकम कम चेंज हो रही होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरी इनकम 20% बढ़ी और मेरी डिमांड 50% से बढ़ गई, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिक। इस तरह के केस का एग्जांपल क्या है? लग्जरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। दूसरा है इनकम इन इलास्टिक, मतलब डिमांड उतनी नहीं बढ़ी जितनी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी 50%, डिमांड बढ़ रही 20%। ऐसा होता है नेसेसरी गुड्स के केस में। भाई यार, अगर मैं पहले 10,000 रुपए कमाता था, आज मैं 10 करोड़ रुपए कमाता हूं। पहले भी मैं चाय में एक ही चम्मच चीनी लेता था, आज भी मैं एक ही चम्मच चीनी लेता हूं, बिकॉज चीनी क्या है? नेसेसरी प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनकम इन इलास्टिक। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, नॉर्मल गुड्स का केस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, सॉरी जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। 20% से इनकम बढ़ी, 20% से डिमांड बढ़ी। कौन सा केस? नॉर्मल गुड्स का केस। आपसे पूछा जाएगा एक केस सिनेरियो देकर कि कौन सी इलास्टिसिटी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरा टाइप, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़े, डिमांड कम हो जाए। ऐसा किस केस में होता है? इंफीरियर गुड्स में। पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम रोड साइड से कपड़ा खरीदते थे, अब तुम अमीर हो गए हो तो तुम मॉल से जाते हो, बड़े बड़े शोरूम से कपड़े खरीदते हो। लेकिन क्या हुआ? इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के केस में, जैसे कि मेडिसिन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सॉल्ट। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के केस में ऐसा देखा जाता है, इनकम बढ़े या कम हो जाए, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ना? अब आते हैं अगले टॉपिक, एंड सो कॉल्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का भी जिक्र किया था। यहां पर रिलेटेड गुड्स की वजह से इलास्टिसिटी निकाली जाती है। आप समझते हैं, यहां पे एक डेफिनेशन लिखी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे गुड्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लो पेप्सोडेंट की प्राइस चेंज हो रहे हैं और कोलगेट की डिमांड पर क्या फर्क आ रहा है। अगर यहां पर इलास्टिसिटी निकाली जाए तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। एक्स क्या है? ये तुम्हारी वाली एक्स नहीं है, ये गुड एक्स है। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये वाई क्या है? ये गुड वाई है। गुड वाई का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इनटू प्राइस ऑफ गुड वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। क्लियर है? अब इसके भी टाइप्स पर आओ, यहां पर भी केस स्टडी आएगी। पहला, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी समझना, मैं बोल रहा हूं एक ऐसा गुड है जिसका प्राइस बढ़ रहा है और उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। तो किस तरह के गुड्स की हम बात कर रहे हैं? पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो कोलगेट की डिमांड बढ़ रही है। ये दोनों कौन से गुड्स हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी किस केस में देखा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देखा जाता है। अगला, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, किसी चीज का प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो जाए, या प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ये देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, कार की डिमांड कम हो गई। ये कौन सा एग्जांपल है? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का। एक और होता है बेटा मेरी जान, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है अनरिलेटेड गुड्स, मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड वाई। भाई अगर मैं बोलूं कि इस बुक के प्राइस चेंज होने से इस रिमोट की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, तुम बोलोगे कैसा क्वेश्चन है ये? हाँ भैया, ये अनरिलेटेड गुड्स हैं और अनरिलेटेड गुड्स में क्या होता है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। अब जाकर मेरे दिल को आया चैन और ये चैप्टर हो गया है आपका खत्म 2 पार्ट्स में।
अब बेटा तुम ये जाकर पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। मैंने डिमांड पढ़ा दिया, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा दिया, ये नोट्स डाउनलोड करो और साथ साथ अगर लगे तो स्पार्टन्स या फतेह के अंदर इनरोल कर सकते हो फॉर रिगरस स्टडीज, फॉर लाइव क्लासेस, फॉर डाउट सॉल्विंग एंड फॉर सो मच। और बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे आपको, परसेंटेज बूस्टर का आगे एक्सेस मिलता है, देन आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारी हेल्पलाइन पर फोन करो 8112601234। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।